हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, सबसे पहले फिलअप्स हैं। वर्ड चिंस कम फ्रॉम वर्ड चिंत। तो चिंस जो था ना, वो वर्ड चिंत से आया था। तो टीपू स्वॉर्ड वॉज मेड अप ऑफ वुड्स स्टील। वुड्स स्टील जो थी ना, उससे बना हुआ था। टीपू सुल्तान जो थे, उनकी स्वॉर्ड, उनकी तलवार वुड्स स्टील से बनी हुई थी। नेक्स्ट है, इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड इन 19th सेंचुरी। तो देखिए, इसमें क्या हुआ था ना कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में 18th सेंचुरी तक काफ़ी ज़्यादा अपने पैर पसार चुके थे। फिर उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा हमारे देश में फैल गए, तो उन्होंने हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए और अपने देश से बहुत ज़्यादा हमारे देश में सामान और कपड़ा वो भेजने लगे थे। तो इसलिए हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में आ गई थी 20th सेंचुरी आते आते तो, और 19th सेंचुरी में डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। किस तरीके के कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप में। तो इसका आंसर है कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल हैड अ ह्यूज मार्केट इन यूरोप। तो देखिए, सॉरी इसी स्पेलिंग गलत है, SILK। कॉटन और सिल्क का जो कपड़ा था ना, उसका ह्यूज मार्केट था, मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट था यूरोप में। इंडियन टेक्सटाइल वर फॉर द मोस्ट पॉपुलर फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूटिव क्राफ्टमैनशिप। तो ये क्या था कि इंडियन टेक्सटाइल का जो था, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा। इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था वहाँ पर, क्योंकि इस इंडिया के जो कपड़ा होता था ना, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी, फाइन क्वालिटी होती थी। और एग्जीक्यूट क्राफ्टमैनशिप क्या होती है, देख CRAFT क्राफ्टमैनशिप होती है कारीगरी। बहुत ही अच्छी कारीगरी करते थे हमारे देश के कारीगर, बहुत ही अच्छा कपड़ा होता था, इसलिए उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी यूरोप में, पूरी दुनिया में। डिफरेंट वेराइटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल वर सोल्ड इन वेस्टर्न मार्केट। अलग अलग वेराइटी जो थी इंडियन टेक्सटाइल की, जैसे कि चिंत, कोएसिस, खासा, बंदारा, जामदारी, बहुत सारी वैरायटी का टेक्सटाइल कपड़ा विदेशों में बिकता था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ जामदानी। जामदानी क्या होता है, तो जामदानी इज़ अ फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन ऑन द लूम, typically in grey and white. अफना मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वॉज यूज्ड। तो जामदानी में जो मेन फीचर है इसका, कि इसमें गोल्ड का, सोने का थ्रेड इस्तेमाल किया जाता था, गोल्डन थ्रेड इस्तेमाल करते थे। जामदानी फाइन मुस्लिन है, मतलब एक डेकोरेटिव पीस है। इसमें मोटिव्स, ठप्पे होते हैं, जैसे कि हो गया फ्लावर के मोटिव्स छपते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज बांधना। बांधना रेफर्स टू ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक एंड हेड, प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइपिंग एंड डाइंग। तो इसमें क्या है, देखिए, बांधना, सर पे मेनली स्कार्फ होता था, ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली कलर, काफ़ी रंग बिरंगे से कलर इसमें यूज़ किए जाते थे, और नेक पे और हेड पे इसको बांधने के लिए यूज़ किया जाता था, इसलिए मेनली इसका नाम बांधना है। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर्स इसमें यूज़ होते थे और स्कार्फ जैसा था नेक और हेड को ढकने के लिए। नेक्स्ट है, हु आर अगारिया। अगारिया आर द इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडियन आयरन स्मेल्टर। आयरन स्मेल्टर का मतलब है जो लोहे को बनाने का, पिघला के बनाने का जो काम करते थे, वो अगारियास कहते थे उन्हें। नेक्स्ट है, व्हाट इज कैलिको। तो इन 1720 the British government banned the use of printed cotton textile from India. This law was known as Calico Act. तो कैलिको एक्ट था। कैलिको एक मतलब काफ़ी फेमस फॉर्म ऑफ कपड़ा होता था, टेक्सटाइल होती थी। 1720 के टाइम में इतनी ज़्यादा डिमांड थी इसके ब्रिटेन में कि मतलब जो ब्रिटेन की खुद की इंडस्ट्रीज़ थी ना, वो फ्लरिश नहीं कर पा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि इंडिया के कपड़े की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो एक कैलिको एक्ट लेकर के वो लोग आए ताकि इंडिया के कपड़े को बैन कर दें। नेक्स्ट है, वाई डिड वूल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द अर्ली 18th सेंचुरी। तो जो मैंने आपको अभी बताया ना, बिल्कुल यही है इसका, कि 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, वर्कर्स थे, उन लोगों ने भाई क्यों कहा गवर्नमेंट से कि
मतलब बैन कर दो, जो इंडिया से वूल सिल्क आ रहा था इसको भाई ख़त्म करो, मत आने दो। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय द अर्ली 18th century पीपल या फिर वरीड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगिन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। बिगिन की स्पेलिंग गलत है। तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गए थे कि इंडिया से जो सिल्क और कॉटन आता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था, इस वजह से वो लोग कि भाई इनका पॉपुलर हो जाएगा, हम लोगों का तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इस वजह से क्या करने लगे थे, एट दिस टाइम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बढ़नी स्टार्ट ही हुई थी। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, इंग्लिश प्रोड्यूसर वॉन्टेड अ सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो उन्होंने भाई कहा कि भाई इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया का कपड़ा हमारे देश में आए ही ना, इस तरीके का आप लोग कोई लॉ बनाओ, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री वो फ्लरिश हो ही रही थी, और अगर इंडियन टेक्सटाइल वहाँ पे आता तो उनका तो कपड़ा कोई खरीदता नहीं जो ब्रिटेन में बन रहा था। तो इंडिया के कपड़े पे बैन लगाने की जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कपड़ा बना रहे थे इंग्लैंड में, वो मांग कर रहे थे कि इंडिया से जो कपड़ा आ रहा है उस पर भाई बैन लगाओ, मत आने दो। नेक्स्ट है, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया। अब जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री डेवलप होने लगी थी टेक्सटाइल की, उससे इंडिया के टेक्सटाइल प्रोड्यूसर पे क्या असर पड़ा। तो इसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल इन सेवरल वेज। कई वेज से, कई तरीके से वहाँ पे जो फिर ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने लगी तो इंडिया पे असर पड़ने लगा। कंपटीशन, इंडियन टेक्सटाइल हैड टू कम्पीट विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट में जाके उनको कंपटीशन करना पड़ता था इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटिश टेक्सटाइल से। हाई ड्यूटी, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट ड्यू टू वेरी हाई ड्यूटी ऑन इंडियन टेक्सटाइल imported into Britain। imported, imported, imported मतलब जो कपड़ा इंडिया से ब्रिटेन में भेजा जाता था उस पर बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब है बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था ताकि वो ना बिक पाए। Why did the Indian iron smelting in इंडस्ट्री डिक्लाइन इन 19th century। 19th century में आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में थी, तो ऐसा क्यों था। तो इसके रीजंस हैं, Forest law implemented by colonial administration prevented the free movement in the forest। तो मतलब क्या था, काफ़ी सारे लॉज वगैरह बना दिए थे और इसकी वजह से लोग मतलब आसानी से फॉरेस्ट से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे। चारकोल, COAL, चारकोल एन असेंशियल इंग्रेडिएंट इन द आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस, इट कुड देयरफॉर नॉट बी ऑब्टेन्ड इजीली। तो चारकोल जो था ना वो आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब फॉरेस्ट में जब जाने ही नहीं देते थे तो वो चारकोल लेके कैसे आते, तो चारकोल लेके नहीं आ पा रहे थे फॉरेस्ट से, तो इंडस्ट्रीज़ में फिर काम कैसे होता। व्हेन इन सम एरिया गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट, आयरन स्मेल्टर were in return required to pay a high tax to the forest department. This reduced their income। अब अगर कहीं जगह कहते थे कि ठीक है जंगलों में से चारकोल ले आओ, कोयला ले आओ, मगर इतना ज़्यादा हाई टैक्स लगा देते थे ना उन पर, लोगों पर जो कोयला लेके आते थे, कि जो वो काम था वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने लगा था। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना टैक्स लगाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं था। इंडिया की हर इंडस्ट्री की कमर तोड़ के रख दी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टैक्स होता था कि हम कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बाय द लेट 19th century आयरन एंड स्टील वॉज बींग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। आयरन स्मिथ इन इंडिया बींग यूज्ड यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड अदर इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स आएगा। इम्प्लीमेंट्स मतलब क्या था कि आयरन एंड स्टील के जो पहले क्या था इंडिया में प्रोड्यूस हो रही थी, मगर इतना ज़्यादा टैक्स लगाने लगे कि वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने लगी। फिर आयरन एंड स्टील जो है ब्रिटेन से इंडिया में आने लगी, तो इंडिया में वहाँ आ जाती थी और वहाँ का बर्तन वगैरह यूज़ करके, मतलब आयरन एंड स्टील जो आ रही थी उसको यूज़ करके यूटेंसिल्स या जो भी चीज़ें होती थी वो इंडिया में बना लेते थे। इवेंचुअली लोअर द डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स। लोकल स्मेल्टर्स जो बनाते थे आयरन एंड स्टील वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, और जो ब्रिटेन से आ रहा था वो तो काफ़ी सस्ता होता था। तो जो इंडिया में लोकल स्मेल्टर्स थे उनके सामान की डिमांड कम होने लगी, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगने के बाद वो काफ़ी महंगा हो जाता था। तो इस तरीके से ब्रिटेन ने हम पे हर चीज़ पे टैक्स लगा के हमारी हर इंडस्ट्री ख़राब कर दी थी, बर्बाद कर दी थी।
नेक्स्ट है व्हाट हेल्प टिस्को एक्सपैंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टिस्को किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा फला फूला आगे बढ़ा। तो देखिए इसका आंसर है इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड ऑफ वॉर इन यूरोप। तो स्टील जो ब्रिटेन में प्रोड्यूस होती थी, अब जो लड़ाई की डिमांड थी ना यूरोप में ही स्टील की जो ज़रूरत थी वो ही नहीं पूरी हो पा रही थी ब्रिटेन से। तो इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटेन स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन एंड इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। तो भाई ब्रिटेन से आना बंद हो गया तो टिस्को की चांदी हो गई, क्योंकि टिस्को को फिर बहुत ज़्यादा वो मिलने लगे, प्रोजेक्ट्स मिलने लगे कि आप स्टील सप्लाई करिए, क्योंकि ब्रिटेन की सारी स्टील जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही यूज़ हो जा रही थी। बाय 1919 colonial government was buying 90% of the steel manufactured by TISCO। तो 1919 के टाइम तक आते आते 90% स्टील जो यूज़ कर रही थी कॉलोनियल गवर्नमेंट वो टिस्को से खरीद रही थी। ओवर द टाइम टिस्को बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो टिस्को धीरे धीरे देख के टाइम के साथ साथ सबसे बड़ी स्टील की इंडस्ट्री बन गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, चैप्टर 6 वीवर, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ओनर्स की स्पेलिंग गलत है, OWI नहीं आएगा इसमें, NERS। तो देखिए वीवर्स, हम लोगों ने कॉटन इंडस्ट्री के बारे में देखा कि किस तरीके से पहले हमारे देश में कपड़ा इतना अच्छा होता था, फिर उस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगे तो फिर वो इंडस्ट्री भी हमारी बहुत ज़्यादा लॉस में आ गई। आयरन स्मेल्टर्स, कोयले पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, चारकोल पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा लॉस में आने लगी, बहुत महंगा पड़ने लगा था जो इंडियन आयरन स्मेल्टर्स थे उनके लिए बेच पाना। और फैक्ट्री ओनर्स को ऑब्वियसली मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन अपने आयरन स्टील वगैरह भेज नहीं पा रहा था इंडिया में, तो इंडिया के जो लोग थे उन्हीं से वो खरीद रहा था। तो ये हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स हो गए। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।